इस द्वितीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर श्याम दत्त जोशी जी, मुख्य वक्ता जिनका वक्तव्य हम सब ने अभी सुना, प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, सत्र में एक विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना वक्तव्य देने वाले आदरणीय डॉक्टर गिरीश मिश्र जी, सत्र को बहुत अच्छी तरह से संचालित करते हुए डॉक्टर शांडिल्य जी तथा इस संगोष्ठी के संयोजक प्रिय डॉक्टर राजेश चंद्र पांडे जी, आप सभी को सादर प्रणाम कर रहा हूं। बहुत विस्तार के साथ हम सबके अपने आदरणीय डॉक्टर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी ने अपनी बात को रखा मुख्य वक्तव्य में, जिस पर विषय के करीब करीब सभी पक्षों पर विस्तार के साथ प्रकाश पड़ा है। कुछ बातें, यह नहीं कह रहा हूं कि कुछ बातें जो छूटी हैं, संपूर्णतः उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन कुछ बातों को अपने ढंग से कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य है और उसमें भारत की क्या भूमिका है, इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, इस पर आधारित यह संगोष्ठी निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी है। मैं सबसे पहले बात अपनी प्रारंभ करना चाहूंगा। पिछली सदी जब समाप्त हो रही थी, उस समय स्पेनिश की नोबेल प्राइज विनर कवयित्री विस्लोवा सिम्बोर्स्की ने एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता लिखी थी, सदी की आखिरी कविता। उस कविता का विश्व की सभी भाषाओं में, विशेष करके हिंदी में, कई लोगों ने उसका अनुवाद किया। कवयित्री पिछली सदी के अंत में क्या सोच रही है, क्या कल्पना कर रही है, वो लिखती है कि आखिरकार हमारी सदी भी बीत चली है। हमने सोचा था कि यह सदी पिछले सदियों से बेहतर होगी, लेकिन नहीं हुई। कितनी ही चीजें थीं जिन्हें इस सदी में होना था पर नहीं हुई, और जिन्हें नहीं होना था हो गई। मैं शायद पंक्तियों से पूरी बात ज्यों की त्यों नहीं कह रहा हूं, जो एक दो लाइनें उसकी मुझे याद हैं उससे मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। कुछ समस्याएं थी जिन्हें हमें हल कर लेना चाहिए था, मसलन भूख और लड़ाइयां। हमने सोचा था कि आखिरकार खुदा को भी एक अच्छे और ताकतवर इंसान में भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन अफसोस इस सदी में इंसान अच्छा और ताकतवर एक साथ नहीं हो सका। ये कविता थोड़ी लंबी है। इस कविता को आपके सभी के सम्मुख रख करके मैं यह कहना चाहता था कि यह जो नई सदी हमारे सामने आई, जिसने अभी अंगड़ाई ली है, जिसके अभी किशोरावस्था आई है, जिस सदी की एक बड़ी परिकल्पना थी कि इस सदी में यह देश या विश्व कहाँ की यात्रा करेगा, उस सदी की शुरुआत में एक ऐसा संकट हम सबके सामने वैश्विक स्तर पर एक बड़ा ऐसा संकट उपस्थित हुआ है, जिसने पूरे मानव समुदाय को, पूरी मनुष्यता को, पूरी मानव जाति को सोचने के लिए विवश कर दिया है। और इसमें अब भारत की भूमिका क्या हो सकती है? एक चीज बहुत ही ध्यान देने की है, वे देश जो पूर्ण रूप से राष्ट्र थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, वो देश जो आधुनिक पाश्चात्य जो संस्कृति थी उसके बुलंदियों पर पहुंचे हुए थे। अगर अपने भारत के देश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप सोचें और विचार करें, तो यह बड़े शहरों में, जितने बड़े शहर हैं वहां यह अड्डा ज्यादा जमाया हुआ है। अभी गांव हमारे छूटे हुए हैं। गांव तक ईश्वर न करें कि इनकी छाया गांव तक भी पहुंच जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं न कहीं यह वहां है जहां भोगवादी संस्कृति की अधिकता है। इसके कारण में यह मुख्य कारण है कि जब हमने प्रकृति प्रदत्त उपायों को छोड़ करके एक ऐसी संस्कृति को अपनाया जो संस्कृति हमें विलास और भोग की तरफ ले जाती है, तो प्रकृति कुपित हुई। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, हिंदी साहित्य का, और जब यह महामारी फैली पूरे विश्व में, भारत जब इससे रूबरू हुआ, टकराया, तो मुझे
महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी बहुत शिद्दत के साथ याद आई। मैंने उसको फिर पढ़ा, उसके कई सर्गों को, और उसके चिंता सर्ग में जहां प्रसाद सृष्टि के विनाश का मूल कारण यह मानते हैं कि सृष्टि को हमने मान लिया कि हमने विजित कर लिया है। देव न थे ये और न हम हैं, सब परिवर्तन के पुतले, हाँ कि गर्भ रथ में ये तुरंग सा, जो चाहे जितना जुत ले। मनुष्य को यह गर्व हो गया कि प्रकृति को उसने वश में कर लिया है, वो जैसे चाहे वह प्रकृति को नचा सकता है, और परिणाम हम सबके सामने है। प्रकृति इस मनुष्य के इस दुर्धंस को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकी, और उसने एक ऐसा वायरस हमारे सामने आया जो अदृश्य वायरस है। आज जो विश्व के बड़े बड़े देश हैं, उन सभी देशों के पास ऐसे ऐसे परमाणु संसाधन हैं, ऐसे आयुध हैं कि एक परमाणु से पूरा विश्व का विनाश हो सकता है, लेकिन सब के सब धरे रह गए हैं एक ऐसे अदृश्य वायरस के कारण आज स्थिति है। इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, और जो आपका विषय दिया गया है उस विषय के विस्तार का अधिक क्षेत्र भारत के संदर्भ में ही है। उसकी संभावनाएं, उसकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती को मैं देख रहा हूं, आप सब उसको देख रहे होंगे कि एक प्रवासी, एक उत्तर भारत से, बहुत सारे उत्तर भारत का देश के विभिन्न भागों से देश के दूसरे बड़े शहरों में गए हुए हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, वो किस तरह से सरकार और राज्य चाहे जितने स्तर पर आश्वासन दे रही थी कि सबको खाना मिलेगा, सबको भोजन मिलेगा, आप अपनी जगह पर रहिए, आप वहीं पर पड़े रहिए, कहीं मत हिलिए, लेकिन इसके बावजूद दिल हिला देने वाली तस्वीरें हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। 5,000, 7,000, 8,000 किलोमीटर लोग पैदल, साइकिलों से अपने पूरे परिवार को लाद करके बैलगाड़ियों से 5-5, 6-6 हजार किलोमीटर आ रहे हैं। और उस दिन तो इसकी इंतहा हो गई जब सबने देखा कि 2 रेल पटरियों के बीच में मांस के लोथड़े हैं और वहां कुछ रोटियां भी पड़ी हुई हैं। यह जो एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों लोगों को वापस कैसे आया जाए। और अब जब बड़ी तेजी की संख्या में लोग अपने गांव पर लौट रहे हैं, तो एक चीज तो यह स्पष्ट कर रही है, क्यों गांव की तरफ लोग लौट रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि उनके मन के अंदर ये है कि गांव में हम और चाहे जिस बीमारी से मर जाएं, हम भूख से नहीं मर सकते, शहर में रह करके हम भूख से मर सकते हैं। गांव यह आश्वासन देता है, और यह आश्वासन संभावना का एक बड़ा द्वार खोलता है। यह बहुत रेखांकित करने वाली बात है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अभी अपने पिछले अंतिम संबोधन में जो बात कहा, पूरे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने वाली बात कहा। जब यह बात की जा रही थी तो मुझे गांधी जी का हिंद स्वराज याद आया। हिंद स्वराज में गांधी जी ने आजादी के बाद जिस भारत की परिकल्पना की थी, जिस चरखे के माध्यम से उस आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ा था, उनकी सोच ये थी कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए, हर हाथ में काम हो, हर हाथ में एक हुनर है और उस हुनर को हम कैसे विकसित करें। लेकिन औद्योगिक नीतियों के कारण हम भागते गए, शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, और तेजी के साथ इस भाग दौड़ में हम अपने मूल गांधी के उन विचारों को छोड़ करके हम भागते चले गए, जिसका दुष्परिणाम आज हमारे सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भरता की बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद ये नई संभावनाओं का द्वार यह आपदा खोलेगी जब प्रवासी अपने गांव में लौट रहे हैं, प्रवासी मजदूर, और अगर शायद कृषि को हम व्यावसायिक बना सकें, कृषि को हम ऐसा विकासमान बना सकें जबकि खेती से पर वो आत्मनिर्भर रह सकें। नहीं तो बहुत बड़ी चुनौती है। लाखों लाख लोग जब कृषि पर निर्भर होकर के वापस लौट रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो सरकार की अपनी योजना है, एक बड़ा आर्थिक पैकेज सरकार ने दिया है, और इससे शायद एक बड़ी संभावना है कि ऐसा हो सके। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस भारत के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे, आदरणीय द्विवेदी जी ने भी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है, और वह यह है हमारी शिक्षा पद्धति। शायद हम आज की शिक्षा कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है। हमारे मनीषियों ने, जब हम यह देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय हमारे मनुष्यों के मन के भीतर एक संकल्पना थी कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए।
स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी होगी जहां विद्यार्थी इस राष्ट्र की महान सांस्कृतिक अस्मिता को आत्मसात कर सके। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें आदि भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय हो, संतुलन हो, सामंजस्य हो। जब तक हम ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उस शिक्षा प्रणाली को विकसित नहीं कर सके जिसके भीतर आध्यात्मिकता और आदि भौतिकता दोनों का समन्वय हो। हमारी शिक्षा आज केवल सूचनाओं का संग्रह हो गई है। उस शिक्षा के भीतर संवेदनात्मक उसका पक्ष बिल्कुल गायब हो गया है। दूसरे के दुख को महसूस करने की संवेदना आज समाप्त हो गई है। हमें और अधिक धन मिले, और अधिक धन मिले, और अधिक धन मिले, इसमें भागा जा रहा है मनुष्य। शायद इस आपदा ने मनुष्य को पीछे मुड़ करके देखने को मजबूर किया है। हमारी भारतीय संस्कृति जिस तरह से उसकी विराट संपदा है, जिस तरह से उसने जीवन पद्धति को व्याख्यायित किया है, जिस पर आदरणीय द्विवेदी जी ने बहुत विस्तार से, मैं उसको बिल्कुल दोहराना नहीं चाहता हूँ। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम, माता हमारी भूमि है, हम पुत्र हैं। नदियां हमारी माँ थी, वृक्ष हमारे देव हैं, हम इससे जुड़े हुए थे। आज हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अभी हमारे गिरीश जी ने इस बात को कहा कि हम आकाश निर्मल देख रहे हैं, तारे हैं, चंद्रमा है, कोयल बोल रही है, गौरैया, हमारे गौरैया की आवाज हम बहुत दिनों के बाद सुन रहे हैं, गंगा निर्मल हो गई है। बहुत आश्वस्त रहने की जरूरत नहीं है मित्रों। ज्यों ही यह सब कुछ लॉकडाउन खत्म होगा, फिर गंगा वही होगी। हमारे सामने चुनौती है कि हम गंगा को निर्मल भी बना सकें, हम आकाश में तारे अभी उसी तरह से देख सकें, हम गौरैया और कोयल की आवाज को सुन करके आनंदित हो सकें, पर्यावरण शुद्ध हो और हम आगे भी बढ़े। विकास, इस विकास के साथ हम अपने पर्यावरण को कैसे शुद्ध संरक्षित कर सकें, यह एक बहुत बड़ी हमारे सामने यह चुनौती है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमारा भारत के पास वह संपदा है, इस देश के पास वह सांस्कृतिक संपदा है, और आज यह अवसर प्राप्त हुआ है, आज यह नया द्वार खुला है कि भारत फिर से विश्व का गुरु बनने जा रहा है। इस शताब्दी के आगे बढ़ने तक विश्व का गुरु भारत निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि इसने पूरे विश्व को योग दिया है, इसने विश्व को आयुर्वेद दिया है, इसने विश्व को वह दिया है जैसा कि हमारे कवियों ने, इस काशी के फकीर कवि ने कहा है कि हे साईं हमें इतना दो जिसमें कि कुटुंब समा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए। इससे अधिक संपदा की हमें जरूरत नहीं है, उतना ही दो। यह हमें अपने जीवन को, इस आपदा ने व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को, हमें एक ऐसी पीढ़ी निर्मित करने की जरूरत है जो राष्ट्र को सब कुछ मान सके। और अपनी बहुत सारी बातें हैं, मैं अन्य वक्ताओं को, अध्यक्ष जी को भी हम सुनना चाहते हैं। और एक अंतिम बात अपने कहूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कि किसी राष्ट्र की संपत्ति, किसी राष्ट्र की समृद्धि का अंदाजा इससे नहीं होता है तो उसके पास कितनी उद्योग धंधे हैं, उसके पास कितनी चिमनियां खड़ी हैं, उसके पास कितनी, उसके खजाने में संपत्ति है। इससे भी उसकी समृद्धि का अंदाजा नहीं होता है कि उसकी सीमाओं पर कितने सैनिक खड़े हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की समृद्धि का अंदाज केवल और केवल इससे होता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी कितनी चरित्रवान है, कितनी राष्ट्रभक्त है और कितनी ईमानदार है। हम शिक्षा से जुड़े हुए लोगों की एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी पीढ़ी हम निर्मित कर सकें। हमें शिक्षा के मानदंड बदलने की जरूरत है, हमें सामाजिक सरोकारों को बदलने की जरूरत है, हमें एक ऐसा समाज निर्मित करना है जहां आपस में लोग प्रेम कर सकें, हमें ऐसे गांव निर्मित करने हैं जो पूरे विश्व को एक दिशा दिखा सकें। आप सभी के प्रति, विशेष रूप से अध्यक्ष जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मुझे इतना अवसर दिया, और संयोजक मंडल के प्रति भी बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।